हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र के अम्ल भस्म तथा लवण यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर अम्ल भस्म तथा लवण को देखने वाले हैं। यह जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में तो आएगा ही, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है क्लास 10th का उसमें तो आएगा ही, साथ ही साथ जो है क्लास 12th में भी आप जाइएगा आगे तो सोल्यूशन में यह पढ़ना पड़ेगा। सोल्यूशन आपका चैप्टर आएगा या क्लास 11 में भी इसके विषय में पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना। तो देखिए दोस्तों, यह जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं कि आखिर अम्ल भस्म तथा लवण क्या होता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आप कोई भी सामान खाते होंगे तो वह सामान या तो आपको खट्टा लगता होगा, नहीं तो कड़वा लगता होगा, है ना, और नहीं तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। यानी कि टेस्ट में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता होगा। आप खाते होइएगा तो कोई आपको यानी कि कुछ खट्टा लगता होगा, जैसे कि अचार खाते होंगे तो खट्टा लगता होगा, इमली खट्टा लगता होगा, है ना, या अंगूर खट्टा लगता होगा, नींबू में अलग टेस्ट होता है, सेव में अलग टेस्ट होता है। तो इन सब जो होता है नेचुरल ये सब प्रोडक्ट है, इन सही में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ पाया जाता है कि किसी के वो कौन चीज़ है जिससे कारण ये खट्टा लगता है तो वो अम्ल होगा, या तो अम्ल होगा, नहीं तो आपका बेस हो सकता है यानी कि क्षार हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई कारण से क्या होता है इसमें टेस्ट में परिवर्तन होता है, चाहे वो अम्ल के कारण हो, चाहे वो क्षार के कारण हो, चाहे लवण के कारण हो। जैसे समुद्र का जल क्या होता है, लवणीय होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लवण का मात्रा ज़्यादा है, साल्टी है। तो इसके विषय में हम देखेंगे, यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाली है, समझ गए ना। तो ध्यान देते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है। और यदि आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत चीज़ को नोट डाउन करना पड़ेगा। इसे तो मैं शॉर्ट में लिखवाया हूँ, लेकिन मैं कुछ बात बोलूँगा तो उसको भी आप लोग जो है नोट डाउन सही तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि अम्ल क्या है। देखिए दोस्तों, अम्ल, सबसे पहला बात कि एसिड, कि आखिर एसिड होती क्या है। देखिए सबसे पहला बात क्या कि एसिड क्या है, जो स्वाद में खट्टा हो। आप कोई भी चीज़ खाते होइएगा खट्टा लगता है तो वह क्या आपका है, अम्ल है। जैसे कि आप जो है इमली खाते, इमली खट्टा लगता है, नींबू भी खट्टा लगता है तो वो क्या अम्ल है, उसमें अम्ल का गुण पाया जाता है, उसमें अम्ल पाया जाता है। जैसे कि नींबू में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है तो वो क्या अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है तो वो भी क्या आपका अम्ल है। यानी कि अम्ल का पहला गुण क्या होता है कि यह स्वाद में क्या होता है, आपका खट्टा होता है। जो भी चीज स्वाद में खट्टा है वह अम्ल है। उसके बाद देखिए, यह जो होता है ना, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। अब लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस को हम लाइकेन कहते हैं। देखिए एक जो होता है ना लाइकेन, एक जो होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि कवक तथा शैवाल, यानी कि कवक होगा और शैवाल का दोनों का मिश्रण होता है, और वही क्या करता है, लिटमस का निर्माण करता है। यानी कि लिटमस को हम लोग लाइकेन से प्राप्त करते हैं, लिटमस को हम लोग लाइकेन से प्राप्त करते हैं। और लाइकेन जो होता है ना, कवक और शैवाल का क्या होता है, एक मिश्रण होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए तो यह क्या करता है ना, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि अम्ल जो होगा ना, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। जब अम्ल को आप नीले लिटमस पत्र पर डालिएगा ना तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लाल कर देगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंजिंग होता है। तो ये क्या हो गया, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो भी क्या आपका अम्ल है। उसके बाद देखिए, कोई भी अम्ल होता है ना, कोई भी अम्ल होता है उसमें विस्थापन योग कम से कम एक हाइड्रोजन होता है। कोई भी आपका अम्ल होता है उसमें विस्थापन योग जो होता है ना, कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी वो अम्ल होगा। एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, एक जो आपका होगा हाइड्रोजन होना क्या है, जरूरी है, तो वो क्या आपका होगा, अम्ल होगा। तो बात समझिएगा कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए कोई भी अम्ल में ना विस्थापन योग कम से कम एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, नहीं तो वो हो ही नहीं सकता अम्ल। जैसे कि H2SO4 में देखिएगा तो वहां भी आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, या HCl बोलेंगे तो वहां भी आपका हाइड्रोजन लगा हुआ। क्या कोई भी ऐसा एसिड है जिसमें हाइड्रोजन ना हो, संभव ही नहीं है। कोई भी एसिड में हाइड्रोजन एकदम इंपॉर्टेंट तौर पर रहेगा ही, तभी वो आपका अम्ल हो सकता है, नहीं तो संभव ही नहीं है। यानी कि उसमें हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, यानी कि विस्थापन योग कम से कम क्या हो, एक हाइड्रोजन हो तभी वो अम्ल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके बाद क्या करें, यह धातु से संयोग करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्ल जो होता है ना, कोई भी एसिड होता है वह कोई भी मेटल के साथ संयोग करता है ना, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को एकदम रिलीज करेगा ही करेगा। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई भी आपका अम्ल दे देगा और वहां धातु लिख देगा, बोलेगा क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो कुछ नहीं होगा। देखिए कोई भी आपका धातु होता है, ये आपका अम्ल है,
कोई भी अम्ल जब धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को छोड़ना एकदम फिक्स है, एकदम छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसलिए आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी अम्ल जो होता है धातु के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी अम्ल जो है, ये अम्ल है, ये धातु है, रिएक्ट करेगा तो देखिए धातु का सल्फेट बनाया और क्या किया, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया, किया कि नहीं किया। उसके बाद देखिए, यानी कि आप समझ गए कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का क्या परिभाषा है, समझ गए ना कि अम्ल क्या है, जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो पूरी तरह से, वो अम्ल है। या जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, नोट डाउन करिएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, वो आपका अम्ल है। या अम्ल किसे कह सकते हैं, जिसपे विस्थापन योग कम से कम एक हाइड्रोजन हो, वो भी क्या आपका होगा, अम्ल होगा। या जो धातु के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को छोड़ता है, वो भी क्या होगा, आपका अम्ल होगा। ये सभी जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो अम्ल से रिलेटेड थे। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट हुए केमिकल क्षेत्र में, यानी कि रासायनिक क्षेत्र में, जिनका नाम था आर्हेनियस। क्या नाम था, आर्हेनियस। उन्होंने जो है ना अम्ल से संबंधित एक नियम बताया। उन्होंने अनेक प्रकार का रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद जो है उन्होंने अम्ल तथा भस्म से रिलेटेड जो है ना, भस्म करने का मतलब होता है छाल, दोनों से रिलेटेड जो है ना एक प्रमाण दिया, एक आपका स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बोला था आर्हेनियस ने। देखिए आर्हेनियस ने बोला था ना, आर्हेनियस की क्या परिभाषा है, उन्होंने बताया था कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल क्या, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन देता है, जो जल में घुलता है। यानी कि अम्ल को हम जल में जब डाल देंगे, कोई भी अम्ल लेंगे, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड हो गया, कोई भी अम्ल को हम क्या करेंगे, पानी में जब डाल देंगे ना, जैसे पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, वो H+ आयन को रिलीज करेगा। यानी कहने का मतलब है, देखिए HCl है, इसको मैंने, ये एक अम्ल है, मैंने इसको पानी में डाला, ये क्या है, पानी, मैंने इसको क्या किया, पानी में डाल दिया। जैसे इसको पानी में डालेंगे तो देखिए H+ आयन और Cl- आयन में ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ये जाएगा आपका एनोड पर, ये जाएगा कैथोड पर। यानी कि जो कहने का मतलब यह है कि ये क्या होता है, आराम से टूट जाता है, H+ आयन और Cl- आयन में आराम से टूट जाएगा। समझ गए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर्हेनियस ने क्या बोला था, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और आगे भी काम करेगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन को देता है, वही क्या आपका अम्ल है। ये बताया था आर्हेनियस ने। आप ये भी परिभाषा बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी अम्ल हो, इसी प्रकार से टूटेगा। देखिए दोस्तों, अब अम्ल के कुछ भौतिक गुण को देखते हैं। आप तो अम्ल को किसे कहते हैं जान गए। अब देखते हैं कि अम्ल का कुछ भौतिक गुण भी होता है, कुछ रासायनिक गुण भी होता है। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलता है और कॉन्सेप्ट के लिए तो चाहिए, क्योंकि आगे आपको पढ़ना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए जो है ये चाहिए। देखिए दोस्तों, कभी भी पढ़ाई कीजिए ना तो कॉन्सेप्ट के पॉइंट से पढ़ाई करिए, क्योंकि ये जो डिग्री होती है ना, डिग्री रद्दी के भाव में बिक जाता है जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू कर देगा आपका। ये कभी कोई काम का चीज नहीं होता है। डिग्री आपके पास है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आपका कहीं डिमांड नहीं होने वाला है। डिग्री केवल दिखाने के लिए होता है। आपको बड़ा एंट्रांस जो क्रैक करना पड़ेगा, पढ़ के क्रैक करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं क्रैक कर सकते हैं। वहाँ तो यहाँ तो बिहार बोर्ड हो या 11-12 में क्वेश्चन तो नॉर्मल आता है। जब जाइएगा IIT JEE के पॉइंट पर प्रिपरेशन करिएगा तो वहाँ तो बहुत कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। या आप जाकर के आगे प्रिपरेशन करते हैं तो ये पूरा चीज़ का निचोड़ वहाँ पूछा जाएगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन एग्जाम में कुछ पार्टिकुलर चीज पूछा जाता है, और वो पार्टिकुलर चीज जो होता है ना, बहुत हाई लेवल का होता है। समझ में आया ना। इसलिए ये अलग बात है। ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसको इसलिए जो पढ़ रहे हैं ना, पूरे कंसेप्ट के साथ पूरे ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करिए, ताकि जीवन में आपको हमेशा काम आए। क्योंकि आप जो सेशन से गुजर रहे हैं ना, वह सेशन आपके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए जो है बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ कभी खिलवाड़ मत करिए, नहीं तो ये आपके साथ खेलने लगेगा। समझ में है ना। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अम्ल का भौतिक गुण। अम्ल का भौतिक गुण क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं भौतिक गुण। देखिए कोई भी अम्ल जो होता है ना, कोई भी अम्ल हो, वो रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। कोई भी अम्ल जो होता है रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, तथा जल में घुलनशील होता है। देखिए जल में घुलेगा तब ना H+ आयन देगा। जाहिर सी बात है, अम्ल को जल में डालेंगे तब ना H+ आयन टूटेगा। ये तभी आर्हेनियस बताया था। तो जल में तो घुलेगा ही घुलेगा, और इसका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसको नोट डाउन करिएगा। फिर देखिए कोई भी अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो जाहिर सी बात है, हाँ जी खट्टा होगा, क्योंकि खट्टा होगा तभी ना अम्ल होगा, है कि नहीं। ये क्या होगा, स्वाद में खट्टा होगा। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। यानी कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था, नॉर्मल चीज है। मेथिल ऑरेंज को क्या करता है, लाल करता है। देखिए एक मेथिल ऑरेंज का एक पेपर आता है, पत्रिका टाइप का होता है, उसको भी क्या करता है, ये लाल कर देता है। यानी कि मेथिल ऑरेंज को भी क्या कर देगा, ये लाल कर देगा। यह है आपका अम्ल। इसलिए इसको भी आप क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आप पूछेगा तो अभी देखिएगा बता पाएगा नहीं बता पाएगा। इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर अम्ल का प्रकार कितना होता है।
देखिए हमने अम्ल का भौतिक गुण देख लिए, कुछ अम्ल के बारे में, कुछ अम्ल का हम लोगों ने आर्हेनियस समृद्ध इक्वेशन को देख लिए, अम्ल का भौतिक गुण देख लिए, अम्ल का कुछ गुण को देख लिए। अब देखते हैं कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे अम्ल का प्रकार जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ कुछ गिन चुन के अम्ल का प्रकार आपको बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उतने प्रकार के अम्ल होते हैं जिसे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या, ऑक्सीयम। पहला क्या है आपका, ऑक्सीयम। देखिए ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन। समझ में आना, जैसे हम ऑक्सी बोलेंगे तो ऑक्सी का मतलब आपको समझना है क्या, ऑक्सीजन। देखिए तो ऑक्सी अम्ल क्या होता है, वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जैसा कि मैंने भी बताया कि अम्ल तभी होगा जब उसमें हाइड्रोजन होगा, बिना हाइड्रोजन के वह अम्ल हो नहीं सकता। तो वही बात है, ऑक्सी अम्ल क्या है, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा क्या ऑक्सीजन पाया जाता हो, वो आपका ऑक्सी अम्ल है। यानी कि हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो और कोई अनदर एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन रहना अनिवार्य है, तभी वो ऑक्सी अम्ल आपका होगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ लिखा गया सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए दोस्तों अम्ल का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको उसको ध्यान से सुन के उसको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा लिखवाया नहीं हूँ, मुझे लगा कि आपको याद होगा, और नहीं याद है आपको तो मैं जैसे बोलूंगा ना आप उसको कवर करिएगा, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है ना सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना H2SO4, H2SO4 बोल रहा है ना, यानी कि हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है ना। देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ है, वो भी 4 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है। तो ये क्या, कौन सा अम्ल है आपका, ऑक्सी अम्ल है। यानी कि H2SO4 जो बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम, तो ये क्या होगा आपका, ऑक्सी अम्ल होगा। फिर देखिए फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये क्या आपका फास्फोरिक अम्ल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये भी आपका क्या, ऑक्सी अम्ल है। यहाँ देखिएगा HNO3, ये भी नाइट्रिक एसिड है। ये क्या आपका, नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या नाइट्रिक एसिड है, यहाँ भी क्या आपका होगा, ऑक्सी अम्ल है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। अब देखते हैं दोस्तों हाइड्रा अम्ल क्या है। अब देखते हैं कि हाइड्रा अम्ल क्या है। देखिए हाइड्रा यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रा यानी क्या, हाइड्रोजन। वैसा अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता हो, हाइड्रोजन जो पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे आप लोग, हाइड्रा अम्ल कहेंगे। ऐसे तो प्रत्येक अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल चीज क्या है कि एक आपका हाइड्रोजन केवल जो होगा ना, ये केवल मतलब करने का मतलब है यहाँ तो हाइड्रोजन पाया जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके कंपेयर में कम भी हो सकता है या नेगलेक्ट के तौर पर होगा। जैसे कि हाइड्राम, इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, जिसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो जो है पूरी तरफ से साइलेंट, मतलब कि ये साइलेंट मोड के तौर पर काम करती है। यहाँ एक्टिव कर रहा था कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ जो आपका एक्टिव तौर पर कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। यानी कि हाइड्रा अम्ल जो होगा जिसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये आपका क्या, हाइड्रा अम्ल है। इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से आएगा, कार्बोनिक प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र तनु अम्ल। देखते हैं अभी दोस्तों कार्बोनिक अम्ल क्या होती है। देखिए कोई भी अम्ल होता है ना, तो उसका उपयोग या तो प्रयोगशाला में करते हैं, नहीं तो आप अपने जीवन में करते हैं। दो चीज हो सकता है, या तो प्रयोगशाला में करिएगा और नहीं तो जीवन में कर सकते हैं, यही ना होगा। क्योंकि प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो जब केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एसिड का यूज करेंगे, तब ना उस चीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो बस वही बोल रहा है ना कार्बोनिक अम्ल। देखिए कार्बोनिक अम्ल जो होता है ना, वैसा अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। जो स्वाद में खट्टा होगा क्या होगा, कार्बोनिक अम्ल होगा। जैसे कि सिट्रिक एसिड आपका क्या, स्वाद में खट्टा होता है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में, नींबू यानी कि लेमन। उसके बाद टार्ट्रिक एसिड है, तो टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है, तो वो भी खट्टा होता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, वो भी क्या का होता है, खट्टा टाइप का होता है। तो क्या है, ये कार्बनिक अम्ल है जो कि स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होती है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अकार्बनिक अम्ल क्या होता है। देखिए अकार्बनिक अम्ल जो होते हैं ना, वैसे अम्ल होते हैं जिनका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। वो क्या होगा आपका, अकार्बनिक अम्ल होगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4 करते हैं। इसे तेजाब भी आप कह सकते हैं, इसे बैटरी एसिड भी कह सकते हैं, इसे अम्लों का राजा भी बोल सकते हैं। अम्लों का राजा, जी हाँ अम्लों का राजा। देखिए यहाँ भी राजा, अम्लों का राजा कौन, H2SO4। उसके बाद HCl हाइड्रोजन क्लोराइड आपका हो गया, ये भी इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जो है प्रयोगशाला में करते हैं। अब देखिए दोस्तों बड़ा प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है। अब देखिए प्रबल अम्ल एगो दुर्बल अम्ल, दूगो है। अब क्या है यह चीज, ये क्या है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब मजबूत, दुर्बल का मतलब कमजोर। तो क्या है ये, अब समझते हैं। देखिए प्रबल अम्ल जो होता है ना, कुछ नहीं होता है। कोई भी अम्ल को जब पानी में डालिएगा, पानी में डालिएगा ना, तो वहाँ हाइड्रोजन को रिलीज करता है। वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा,
है ना। तो बस प्रबल अम्ल वही बोल रहा है, वैसा अम्ल है जब इसको पानी में हम घोलते हैं या जल में जब इसको घोलते हैं ना, तो पूर्ण रूप से आयनित होता है, यानी कि कॉम्प्लीटली आयोनाइजेशन होता है इसका, पूर्ण रूप से आयनित होकर के जो है ना या H+ आयन देता है। जैसे कि हम H2SO4 जब डालेंगे तो H++ यानी कि जिसका जो होगा ना H++ यानी कहने का मतलब क्या है, जब इसको H2SO4 को पानी में डालिएगा, पानी में जब डालिएगा, यहाँ वाटर में जब हम इंडिकेट करेंगे तो यहाँ होगा H++ और यहाँ होगा SO4-। तो देखिए दोनों चीज क्या हो गया, दोनों जो हाइड्रोजन का पार्ट था ना, दोनों पानी में घुल गया पूरी तरह से, दोनों जो पानी में घुल गया पूरी तरह से। तो ये क्या आपका प्रबल अम्ल है। यानी कि प्रबल अम्ल क्या है, वैसा अम्ल जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से आयनित होता है, पूर्ण रूप से क्या होगा, आयनित होकर के H+ आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल तो समझ गए, लेकिन इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 आपका प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है और नाइट्रिक एसिड प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4। ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो इसका उल्टा होगा, दुर्बल अम्ल जो होता है ना, वैसा अम्ल होता है जो जल में अंशतः आयनित होकर के, अंशतः, वो तो पूर्णतः, ये क्या होगा, अंशतः, यानी कि पूरा रूप से नहीं घुलता, अंशतः आयनित होकर के H+ आयन प्रदान करता है, अंशतः आयनित होकर के H+ आयन प्रदान करता है, वो क्या आपका होता है, दुर्बल अम्ल होता है। जैसे कि आपका H2CO3 हो गया, कार्बोनिक एसिड, क्या होगा, H2SO3 कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड होगा। H3PO4 कौन सा एसिड होगा, फास्फोरिक एसिड होगा, कौन सा एसिड होगा, फास्फोरिक एसिड होगा। H3PO4 फास्फोरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। या बोले तो एसिटिक अम्ल CH3COOH, यह सिरका में पाया जाता है, CH3COOH। दोस्तों याद रखिएगा, फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है। CH3COOH कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, ठीक है। ये भी क्या आपका दुर्बल अम्ल है। फिर आपका फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है या बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम लोग कहते हैं HCOOH। क्या बोलेंगे, HCOOH, ये आपका हो गया दुर्बल अम्ल, HCOOH, जो कि आपका चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, यह दुर्बल अम्ल है। अब देखते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट देखते हैं कि सांद्र एवं तनु अम्ल क्या होती है। देखिए सांद्र एवं तनु अम्ल कुछ नहीं है, सांद्र एवं तनु अम्ल जो है कुछ नहीं है। ध्यान देते हैं कि सांद्र एवं तनु अम्ल क्या होती है। देखिए सांद्र अम्ल जो होता है ना, वैसे देखिए किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन होगा, मिश्रण होगा, कोई भी चीज का मिश्रण होगा ना, चाहे अम्ल का हो चाहे वाटर का, कोई ना कोई चीज का मिश्रण होता है, तो सांद्र अम्ल कुछ नहीं होता। किसी विलयन में जब अम्ल की मात्रा ज्यादा घुली हो, क्या हो, अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा घुली हो, वो क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा। और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम घुली हो, उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तनु यानी कमजोर, और सांद्र मतलब मजबूत, कॉन्सेंट्रेटेड है, यह कॉन्सेंट्रेट एसिड होगा, यानी कि इसमें अम्ल का मात्रा क्या होगा, ज्यादा घुला होगा, और उसमें क्या होगा, अम्ल का मात्रा कम घुला होगा। देखते हैं, जैसे कि एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में कुछ सॉल्यूशन डाला गया। इस बीकर में क्या, इस आपका बीकर नंबर ए है, ये बीकर नंबर क्या है, बी है। देखिए बीकर नंबर ए में क्या है, इसमें कुछ सॉल्यूशन डाला गया है, और इस सॉल्यूशन में जानते हैं दोस्तों 60% एसिड है, 60% क्या एसिड है और 40% क्या वाटर है। 60% एसिड है और 40% वाटर है। चूंकि इसमें अम्ल का मात्रा ज्यादा घुला है, इसलिए क्या होगा, यह सांद्र अम्ल होगा। क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा, क्योंकि इसमें अम्ल का मात्रा क्या ज्यादा घुला हुआ है। और डिफिनेशन में यही बोलता है कि वैसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा घुली हो, वो क्या होगा आपका, वो सांद्र अम्ल होगा। फिर आपका तनु अम्ल बोल रहा है, ये देखिए तनु अम्ल क्या होता है बी में। देखिए तनु अम्ल जो होता है ना, वैसा अम्ल होता है, वैसा विलयन होता है जिसमें अम्ल की मात्रा कम घुली होती है। अम्ल की मात्रा कम घुली होती है तो किसके कंपेयर में, जो उसके साथ घुला होगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 60% वाटर घुला, 60% इसमें वाटर घुला और 40% एसिड घुला हुआ है, यानी कि एसिड का मात्रा कम है, 40% एसिड है, और यहाँ वाटर का मात्रा क्या ज्यादा है, 60% वाटर है, इसलिए क्या होगा, ये आपका तनु अम्ल होगा, क्योंकि इसमें अम्ल का मात्रा कम घुला हुआ है, और यहाँ अम्ल का मात्रा ज्यादा घुला है, इसलिए ये क्या होगा, सांद्र अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार ये जो है आपका काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, और स्पेशली आपको अम्ल के नाम भी याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग अम्ल के भौतिक गुण देख चुके थे, अब देखते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अम्ल का रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों का
किसी भी पदार्थ का दो गुण होता है, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। तो अब बात करेंगे हम लोग कि अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। देखिए रासायनिक गुण क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं। देखिए पहला अम्ल का रासायनिक गुण क्या बोलता है कि अम्ल का रासायनिक गुण यह है कि अम्ल जो होता है ना धातु के साथ रिएक्ट करके, धातु समझते हैं ना, कोई भी एलिमेंट मेटल हो गया, कि अम्ल जो होता है ना आपका धातु के साथ जो होता है रिएक्ट करता है, धातु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनाता है। कोई भी अम्ल होता है यह धातु के साथ रिएक्ट करेगा, प्रतिक्रिया करेगी तो लवण तथा जल बनाएगा। जैसे कि ये आपका अम्ल था HCl, क्या था, HCl अम्ल है, आप खुद बना सकते हैं, समझ गए ना, मेरा काम सिखाना है। आप कोई अम्ल लीजिएगा, कोई धातु लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये आपका हो गया अम्ल और ये क्या आपका हो गया धातु। जब अम्ल है ये धातु के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ZnCl2, क्या हो गया ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये था आपका यहाँ जाएगा Cl के पास में, तो क्या होगा ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ही होगा। ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या कहता है कि कोई भी अम्ल जो होता है ना, कोई भी अम्ल हो, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कोई भी अम्ल होता है धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, समझ गए ना दोस्तों, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तो नोट डाउन करें, काफी महत्वपूर्ण है ये धातु, क्योंकि कोई भी अम्ल जो होता है ना धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यह हमेशा पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछते रहता है, रिएक्शन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक या कोई भी एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, समझ गए ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन देखने को मिल गया था, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया गया था कि अम्ल का इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अम्ल जो होता है ना धातु के कार्बोनेट करने का मतलब है धातु में क्या लगेगा, कार्बोनेट लगेगा, या बाइकार्बोनेट बोले तो HCO3 लगेगा, तो क्या हो गया, बनाएगा लवण बनाएगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा ये आपका अम्ल था HCl, ठीक है, ये क्या धातु के कार्बोनेट था CaCO3 था, तो क्या बनेगा CaCl2, ये गया CaCl2 बन गया, और जल बनाएगा, जल का फॉर्मूला H2 होता है, CO2 होता है, लिख दीजिए, काम कंप्लीट आपका हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड आपका है ना, यहाँ क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो लवण बनाएगा, तो देखिए Na यहाँ है और Cl यहाँ है, तो चला गया NaCl, और जल का फॉर्मूला लिख दीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दीजिए, आपका ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आप कोई भी एलिमेंट को लेकर के बना सकते हैं, या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या करता है, अगला आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध भी है, आप इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था, क्या है कि कोई भी अम्ल जो होता है ये क्षार के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी अम्ल जो होगा क्षार के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अम्ल जो होगा क्षार के साथ प्रतिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा, दोनों बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है, जिसे हम लोग उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं कि कोई भी अम्ल जो होता है क्षार के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लवण तथा जल को बनाता है। जैसे एग्जाम्पल दीजिएगा HCl है प्लस NaOH है, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड हो गया, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा NaCl, जिसे साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया जिसे नमक को हम लोग सेवन करते हैं, ये हो गया H2O यानी कि जल, क्या हो गया H2O यानी कि बोले तो जल। ये दोस्तों था अम्ल का रासायनिक गुण, ठीक है। अब देखते हैं कि अम्ल का भौतिक गुण हम लोगों ने देख लिया, अम्ल का रासायनिक गुण देख लिए, अब अम्ल को प्रयोगशाला में बनाएंगे कैसे। अरे भाई जब अम्ल है तो कहीं ना कहीं से अम्ल बनता भी होगा, अब पूरा अम्ल के पढ़ रहे हैं, अब पता ही नहीं कि अम्ल बनता कैसे, तो ये तो फालतू चीज़ ना हो गया। इसलिए अम्ल को अब बनाना सीखेंगे कि प्रयोगशाला में आखिर अम्ल को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका से हम लोग अम्ल को बनाएंगे, समझ गए ना, आप चिंता मत करिएगा। देखिए पॉइंट क्या है ना कि अम्ल को बनाने का क्या क्या हो सकता है। देखिए अम्ल बनाने का पहला काम क्या है कि धातु के ऑक्साइड को पकड़िए, कोई भी धातु है उसका ऑक्साइड उठा लीजिए, कोई धातु, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे कोई भी पेंटा ऑक्साइड हो, चाहे सल्फाइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, कोई धातु का ऑक्साइड, लेकिन हाँ धातु के ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। धातु के ऑक्साइड को पकड़िए और जल के साथ क्या करिए, रिएक्ट करवाइए, जल के साथ क्या करिए, इसको रिएक्ट करवाइए। जैसे जल के साथ रिएक्ट करेगा ना, जैसे जल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, अम्ल बना लेगा, क्या बना लेगा, अम्ल। जैसे ध्यान दीजिएगा ये था आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसे सल्फाइड भी कह सकते हैं। जैसे ही जल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बना लिया, हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सबसे खतरनाक एसिड होता है कि नहीं होता, जिसे बैटरी का राजा बोलते हैं, बैटरी का राजा, एसिड का किंग बोलते हैं इसको, इसका उपयोग बैटरी में भी करते हैं तेजाब के तौर पर। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका सल्फाइड हो गया, ये क्या जल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पेंटा ऑक्साइड, क्या आपका पेंटा ऑक्साइड हो गया आपका, ये क्या जल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, फास्फोरिक एसिड, क्या बना लिया, फास्फोरिक एसिड। देखिए बना लिया ना, धातु के ऑक्साइड अब जाकर प्रयोगशाला में करिएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो लेबोरेटरी नहीं तो मैं दिखा देता आपको। तो ये क्या आपका पेंटा ऑक्साइड है, जल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया आपका
फास्फोरिक एसिड बना लिया। अब देखिए दोस्तों कि एक और तरीका से आप अम्ल को बना सकते हैं। क्या है कि कोई भी हाइड्रोजन को पकड़िए आप, ठीक है, हाइड्रोजन को पकड़िए और अधातु के साथ प्रतिक्रिया करवाइए। अधातु समझते हैं ना, अधातु के साथ प्रतिक्रिया करवाइए, डेफिनेटली आपको अम्ल मिल जाएगा। कौन सा अम्ल मिलेगा? नॉन ऑक्सीजन मिलेगा। कौन सा अम्ल मिलेगा? नॉन ऑक्सी अम्ल मिलेगा। यहां से मिलता है ऑक्सीजन, यहां से मिलता है नॉन ऑक्सी अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हाइड्रोजन को अधातु के साथ पकड़ के रिएक्ट करवा देना है। क्या बन जाएगा? नॉन ऑक्सी अम्ल बन जाएगा। जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, जैसे रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका अम्ल बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं। अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब देख लिए। अब देखते हैं कि अम्ल का आखिर हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, अपने जीवन में इसका उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए अम्ल का उपयोग तो अपने जीवन में बहुत जगह करते हैं, बहुत ही जगह पर हम जो है अम्ल का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले इसका उपयोग करते हैं गहना को साफ करने में। जी हाँ, सोना चांदी जो होता है, गहना जाते हैं सोनार के पास में कि किसको चमका दीजिए, थोड़ा कहते हैं ना कि चमका दीजिए, सोनार को बोलते हैं। जो आप उसको सोना देते हैं ना, जानते हैं, वो अम्ल से साफ करता है। और कौन सा अम्ल होता है? उस अम्ल में 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग होता है नाइट्रिक एसिड। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग होता है नाइट्रिक एसिड। बहुत खतरनाक एसिड होता है नाइट्रिक एसिड, समझ गए ना। सोना को तुरंत झाड़ देता है, सोना को तुरंत क्या करेगा? झाड़ देगा। समझ में आया ना। तो क्या होता है, इससे हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बोलते हैं, या अम्लराज के तौर पर भी इसे हम लोग एक्वारेजिया क्या करते हैं, ठीक है ना, एक्वारेजिया बोलते हैं हम लोग। इसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है। इसी एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं गहने को साफ करने में। और यही ज्यादा कर लेगा तो सोनार झाड़ लेता है सोना को। सोनार जो होगा सोना में क्या कर लेगा? झाड़ लेगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना पड़ता है कि सही से सोनार जो है सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो कहीं सोना गायब ना कर दे। आप पता चला कि आधा सोना उड़ा दिया तो के बाद औरत सबको जगह छुट्टी गई थी, वो बहुत आराम से ना गई थी सोनार के यहाँ सोना को साफ करवाने, और सब सोनार ही क्या किया, सोनार ने सोना को अपना ही घोटाला कर दिया। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए और जा करके समझदारी पूर्वक में बात करिए, नहीं तो उल्लू बन जाइएगा, सब छुट्टी हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना पड़ता, ठीक है, नहीं तो सोना गायब। उसका बाद करते रहिएगा हल्ला घर में आकर के, क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद देखिए बाथरूम को साफ करने में, देखिए बाथरूम को साफ करने में भी जो होता है ना, हम लोग अम्ल का उपयोग करते हैं, समझ गए ना। बाथरूम को साफ करने में, जैसे हार्पिक, देखिए खूब हार्पिक का प्रचार देता है कि नहीं देता, तो उस हार्पिक में आप ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग तो पढ़ते नहीं। उस हार्पिक में होगा ना, पीछे जो लेवल लिखा रहता है उस पर जो होगा अम्ल का नाम लिखा रहता है। मोटा मोटी जो होगा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ताकि उस गंदगी को क्या करता है, गंदगी को साफ करता है। उसके बाद बैटरी में आप लोग जानते हैं कि बैटरी में तेजाब पाया जाता है, और उस तेजाब के तौर पर वो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, तब ना इसे अम्ल का राजा बोला गया है। फिर इसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं। देखिए प्रयोगशाला में तो अम्ल का उपयोग करेंगे ना करेंगे, जैसे कि अकार्बनिक अम्ल था, इसका उपयोग तो प्रयोगशाला में करते हैं। जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड था, जैसे कि आपका नाइट्रिक एसिड था, जैसे कि आपका हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड था, सब था ना। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए पेट्रोल को शुद्ध करने में, क्या पेट्रोल को शुद्ध करने में भी जो होता है हम लोग अम्ल का उपयोग करते हैं। पेट्रोल को शुद्ध करने में अम्ल का उपयोग करते हैं। दोस्तों हम लोग इसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में भी करते हैं। प्रयोगशाला में तो अम्ल का उपयोग जाहिर सी बातें करेंगे, क्योंकि मैंने भी बताया था अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल का उपयोग जो हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, डिफरेंट टाइप में करेंगे। उसके बाद पेट्रोल को शुद्ध करने में, देखिए पेट्रोल को भी शुद्ध करने में जो होता है हम लोग अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो होगा ना बात करूंगा, किस चैप्टर में आगे चलेंगे, कार्बन तथा इसके यौगिक में, तो बात करेंगे, ठीक है। पेट्रोल को शुद्ध करने में जो है इसका उपयोग करते हैं पेट्रोल को, ठीक है दोस्तों। ये था अम्ल का कुछ उपयोग। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल। आपको इसका दिमाग में, माइंड में सेट कर लेना है कि कौन कौन सा अम्ल है, ताकि इसका उपयोग हम आगे दोबारा बार बार करेंगे, ठीक है। पहला आपका है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। दूसरा आपका फास्फोरिक एसिड है, नहीं तो नाम लिख लीजिए आप सभी लोग। दूसरा क्या है? फास्फोरिक एसिड। क्या है? फास्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेगा तो HCl होगा। फिर आपका होगा नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड बोलेगा तो नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3 होगा, काफी महत्वपूर्ण एसिड है। उसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल, जो सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। इसे हम लोग इथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम आगे पढ़ेंगे। इसका IUPAC नाम होता है इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल होता है, या इसे एसिटिक अम्ल हम लोग कहते हैं, जो कि सिरका में पाया जाता है। फिर आपका फार्मिक अम्ल।
फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। क्या होता है, HCOOH। ठीक है, HCOOH होता है, ये आपका होता है फार्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। इसका IUPAC नाम होता है मिथेनोइक एसिड। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। दोस्तों ये था अम्ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मैंने इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में पूरे अम्ल से संबंधित पूरे महत्वपूर्ण पार्ट को आपको बता दिया। आप सभी लोग इसकी अच्छी तरीके से नोट्स बना लेंगे ताकि आपको हमेशा यह काम करेगा, एग्जाम में भी काम करेगा, आगे सेशन में जाइएगा, जब 11 12 के सेशन में एंट्री करेंगे तो वहां भी यह काम करेगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स जो होता है ना दोस्तों, यही आपका हमेशा साथ देगा। क्योंकि नोट्स आप जिंदगी में बहुत आगे जाइएगा, लेकिन नोट्स जो होता है ना, आप नोट्स जो होगा आप क्या करेगा, बार बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा किसी चीज़ के व्यक्ति में, हमेशा किसी के दिमाग में हर एक चीज़ नहीं ना आ पाता, वो भूलता भी है। अब भूलता है तो उसका चाहिए रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। इसलिए क्या है, जरूरी है रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन करिए, टारगेट सेट करिए और अच्छा से पढ़ाई पर लग जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा आपका छात्र से संबंधित होगा। थैंक यू दोस्तों।